नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आप सभी जानते होंगे कि ये भारत और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट है और अभी भारत की तरफ से इसको अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी किया जा रहा है, जिसमें मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री शामिल है। लेकिन अभी ये सुनने को मिल रहा है कि यूरोपियन नेशन की तरफ से भी अभी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बातचीत करना शुरू किया जा रहा है। अभी हाल ही में ग्रीक मीडिया की तरफ से बताया गया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और उनकी ग्रीक काउंटरपार्ट के बीच हुई एक मीटिंग में भारत और ग्रीस की डिप्लोमेटिक रिलेशन को और बेहतर करने का फैसला किया गया है और स्पेशली ग्रीस अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब ग्रीस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को उनके रफाल में इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है और इसी वजह से वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी हाल ही में ही फ्रांस से खरीदेगा रफेल्स में आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल को इक्विप करना चाहते हैं। और ग्रीस की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि टर्की अभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ टर्की का अभी ग्रीस के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं है, जिस वजह से ग्रीस की तरफ से भी भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में सभी जरूरी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। और उनके मुताबिक अगर वो रफेल के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट कर पाते हैं तो ये ग्रीक को टर्की के खिलाफ काफी एडवांटेजेस दे सकता है। अब टर्की भी यूरोप में काफी उत्पात मचा रहा है और इस वजह से टर्की के ऊपर भी यूरोप में कोई खुश नहीं है और ये आगे चल के भारत के लिए भी काफी प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले हैं। पर जहां तक रफेल में ब्रह्मोस मिसाइल को इक्विप करने की बात रही तो ये फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है उसको सिर्फ सुखोई कैरी कर सकते हैं। सुखोई सीरीज के फाइटर इनको कैरी कर सकते हैं। तो अगर ग्रीस इसकी एयर लॉन्च वेरिएंट को खरीदने के लिए एम रख रहा है तो या तो उनको सुखोई खरीदने पड़ेंगे या फिर ब्रह्मोस मिसाइल की लाइटर वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस एनजी के लॉन्च होने का इंतजार करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से रफेल के साथ भी ग्रीस को स्कैल्प जैसे मिसाइल मिल जाएंगे जिनको वो ब्रह्मोस मिसाइल के अल्टरनेटिव के तौर पर वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट को भारत से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वो रफेल में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनको ब्रह्मोस एनजी का इंतजार करना पड़ेगा। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके पिछले कुछ दिनों से एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी नए एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया है। अभी इमरजेंसी बेसिस पर तो डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया जा चुका है, लेकिन जैसे कि इनकी प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो अभी हमारे पास इनकी ज्यादा यूनिट मौजूद नहीं है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 10 नए एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया है, जिसमें अभी कोई इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम को ही खरीदने का फैसला किया गया है और इनको सिर्फ इंडियन वेंडर से ही खरीदने की बात की गई है। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है उसके मुताबिक ये जो सिस्टम होने वाले हैं ये मल्टी सेंसर और मल्टी किल सिस्टम होने चाहिए। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, यानी कि इसमें ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए रडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी होना काफी जरूरी है और साथ ही इसके अंदर बोथ हार्ड किल और सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी होना चाहिए। सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी के लिए इसमें एक पावरफुल जैमर होना चाहिए जो कि ड्रोन्स को जैम कर सके और हार्ड किल कैपेबिलिटी के लिए इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन बेस्ड कोई लेजर बेस्ड सिस्टम होना चाहिए जिससे ड्रोन्स को मार के गिराया जा सके। और ये एक पोर्टेबल सिस्टम होना भी काफी जरूरी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इसको अपने एयरबेस में डिप्लॉय किया जा रहा है। साथ ही इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से व्हीकल में माउंट करने का प्लान किया जा रहा है और इसी वजह से इनको पोर्टेबल होने की बात की गई है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा या फिर आसानी से एयरलिफ्ट भी किया जा सकेगा। और ये सभी सिस्टम मेड इन इंडिया सिस्टम होने वाले हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस टेंडर में सिर्फ इंडियन कंपनी को ही शामिल करने का फैसला किया गया और अभी हमारे से कई सारे MSME कंपनीज भी हैं जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे उनको काफी फायदा होने वाला है। अगला अपडेट अग्नि प्राइम मिसाइल को लेके। हाल ही में ही भारत की तरफ से अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी, जिसके बाद भारत में इसको लेके काफी चर्चा चल रहा था, लेकिन चाइना की तरफ से भी इस पर चर्चा किया जा रहा था और इवन चाइनीज एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इस मिसाइल की तारीफ की गई थी और अंत में उनका कहना था कि अग्नि प्राइम से चाइना को कोई खास खतरा नहीं होने वाला है क्योंकि इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक होने वाली है और इसी वजह से किसी भी मेजर चाइनीज सिटी को टारगेट नहीं कर सकता है। अब हालांकि भारत उसको कुछ अलग ही मकसद के लिए डेवलप कर सकता है और मे भी इसको आगे चल के
भारत एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरीके से चाइना अपनी DF सीरीज की मिसाइल को इस्तेमाल करता है। इसको आगे चल के भारत अंडमान में या इंडियन कोस्ट लाइन में डिप्लॉय कर सकता है, जिस वजह से इंडियन ओशन रीजन में भारत को चाइनीज नेवी को काउंटर करने में ये काफी एडवांटेजेस दिला सकता है। इसी बीच कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इस पर चिंता जताया गया है और भारत की तरफ से अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग करने के बाद इससे पाकिस्तान के ऊपर काफी असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके मुताबिक अग्नि प्राइम एक चाइना स्पेसिफिक नहीं बल्कि पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल होने वाला है और इससे चाइना से कई ज्यादा खतरा पाकिस्तान को होने वाला है, जिस वजह से वो अभी पाकिस्तानी मीडिया में अग्नि प्राइम मिसाइल को काउंटर करने वाली कोई एक और मिसाइल को डेवलप करने का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल लेवल में पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। अगर आप रेगुलर बेसिस पर कोई भी डिफेंस अपडेट्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि जब से चाइना के साथ भारत का बॉर्डर फेसअप हुआ है तब से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में चाइना की तरफ से अपने सभी एयरवेज को काफी अपग्रेड किया जा चुका है और पिछले 1 सालों में चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब मौजूद लगभग सभी एयरवेज को अपग्रेड करने के साथ साथ 1-2 नए एयरवेज को भी बनाना शुरू किया गया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल हो रही कुछ सैटेलाइट इमेज में चाइना की सिंजियान रीजन की मिलान एयरवेज में काफी सारे यूएवी को स्पॉट किया गया है और उसमें कुछ ऐसे यूएवी भी मौजूद है जो कि हाइपरसोनिक व्हीकल होने का डाउट किया जा रहा है। साथ ही अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि चाइना अभी अपनी एक चेस-16 एयरक्राफ्ट में AI सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में कुछ ही दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि चाइना अभी एक एडवांस AI सिस्टम को बनाना शुरू कर चुका है जो कि चाइनीज पायलट्स को भी डॉग फाइट में हरा रहा है और ये एक सेल्फ लर्निंग AI जो कि अपने आप ही सीख रहा है। और ये जो ड्रोन स्पॉट किए गए थे उनके साथ भी फ्लैंकर सीरीज के एक एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया गया जिसको J-16 होने का डाउट किया जा रहा है। इसके अलावा इस इमेज में चाइना के कई सारे ड्रोन्स भी दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें से विंगलोंग 2 जैसे ड्रोन होने की उम्मीद किया जा रहा है जिनको मेनली चाइना सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक और डेल्टा विंग ड्रोन भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जो कि दिखने में भारत की स्विफ्ट UCAV जैसा दिख रहा है और इसके बारे में चाइना की तरफ से 2019 में सबसे पहले बताया गया था, जिसको चाइना की तरफ से स्काई हॉक बताया जाता है और एक स्टेल्थ UAV है जिसको हाईली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर रिकॉन मिशन में डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एक एरोहिट की तरह दिखने वाले UAV को भी स्पॉट किया गया था जिसको एक हाइपरसोनिक UAV होने का संदेह किया जा रहा है। इससे पहले चाइना की तरफ से अलग अलग एक्सपो के दौरान पब्लिश किए गए अलग अलग मॉडल्स के मुताबिक ये मे भी चाइना की WZ-8 ड्रोन हो सकता है जो कि एक हाई स्पीड रिकॉन ड्रोन है, लेकिन ये कन्वेंशनल ड्रोन की तरह टेक ऑफ नहीं करता है। इसको किसी बड़े साइज की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ले जाकर मिड एयर में लॉन्च किया जाता है और एक तरीके से इसको आप एक एयर लॉन्च ड्रोन कह सकते हैं जो कि दिखने में एक हाइपरसोनिक व्हीकल की तरह है। अगला अपडेट T-14 अरमाता टैंक को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से अभी अपनी FRCB प्रोजेक्ट को इशू किया जा चुका है जिसमें हम लगभग 1750 मॉडर्न मेन बेल्ट टैंक को खरीदने वाले हैं। अब हालांकि इसमें कई तरह के टैंक पार्टिसिपेट करने वाले, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस की जो पहली पसंद होने वाली है वो मेनली रशियन ओरिजिन T-14 अरमाता टैंक होने वाली है, क्योंकि शुरू से ही भारत रशियन टैंक को ऑपरेट करता आ रहा है जिस वजह से हमें रशियन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोई खास मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन अभी तक अरमाता टैंक की सीरीज प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक अरमाता टैंक को ऑफिशियली मास प्रोड्यूस करने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला है और अभी बस इसकी टेस्टिंग वगैरह जारी है, जिसको लेके आज रशिया की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था जिसमें बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक T-14 अरमाता टैंक की सभी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद अगले साल से इसकी सीरीज प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। इससे सबसे पहले रशिया की तरफ से विक्ट्री डे पैरेड 2015 में डिस्प्ले किया गया था और इसको अब तक का सबसे बेहतरीन टैंक भी कहा जाता है, चाहे वो इसकी वेपन सिस्टम को लेके हो गया या फिर इसकी प्रोडक्शन सिस्टम को लेके हो गया। और अगर इसको आगे चल के FRCB प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया जाता है तो इसको भारत में ही बनाने का फैसला किया जाएगा। अगला अपडेट IRNSS यानी कि नेविक सिस्टम को लेके है। अब सभी जानते हैं कि हमारी देसी GPS सिस्टम है जिसको GPS के मुकाबले भी ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अब हालांकि अभी तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास सही डिवाइस मौजूद नहीं था जो कि नेविक सिस्टम को सपोर्ट करे। लेकिन अभी गार्मिक की तरफ से नेविक एनेबल डिवाइस को बनाया जा रहा है जो कि इसरो की IRNSS सैटेलाइट्स की मदद से ऑपरेट कर सकता है और हमें GPS की तरह रियल टाइम लोकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। गार्मिक की बात करें तो एक कंपनी है जो कि मेनली सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन प्रोडक्ट को बनाती है और अभी उनकी तरफ से एक नहीं बल्कि कई हैंडसेट को लॉन्च किया गया है, जिनमें से एक का नाम GPS मैप 66SR और एक का नाम
जीपीएस में आप 65S रखा गया और उनके मुताबिक वो आगे चल के जितने भी जीपीएस सिस्टम को बनाने वाले हैं वो सभी नेविक सिस्टम के साथ कंपैटिबल होने वाले हैं। इसरो के मुताबिक नेविक जीपीएस के मुकाबले हिली रीजन में बेहतर एक्यूरेसी देने वाला है और इसरो के मुताबिक ये हमको लगभग 20 मीटर या उससे भी कम की एक्यूरेसी देने वाला है। और आगे चल के भारत में स्टैंडर्ड नेविगेशन सर्विस को प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें डिजास्टर मैनेजमेंट, मरीन नेविगेशन, व्हीकल ट्रैकिंग जैसे और भी कई सारे फीचर को प्रोवाइड करने वाला है। और अभी जैसे गूगल मैप काम कर रहा है, ठीक है, आगे चल के नेविक की तरफ से भी हमको सेम तरीके की सर्विस को प्रोवाइड करने कायम रखा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।